चलो, लास्ट लेक्चर में दोस्तों हम बात कर रहे थे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट वाज द फोल्ड्स एंड दीज थिंग्स। ठीक है, तो हमने फोल्ड्स एंड फॉल्ट्स की हमने लास्ट लेक्चर में बात कर ली थी। अब आज के लेक्चर में जो हम बात कर रहे हैं, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट द इनर मूवमेंट्स। अगर मैं आपको पूरा डायग्राम दिखाऊं कि हम कहाँ से कहाँ तक चले गए हैं, तो हमने कवर कर लिया था लास्ट लेक्चर में। हम्म, हम्म। हम इन फोर्सेस की बात कर रहे थे, तो इन फोर्सेस में अगर हम देखें तो हमने अर्थ मूवमेंट्स के ऊपर बात कर ली थी। अर्थ मूवमेंट के अंदर हमने बात की थी, तो हमने एंडोजेनेटिक फोर्सेस के ऊपर हमने बात की थी। इसके अंदर हमने डायस्ट्रॉफिज्म के ऊपर बात की थी। और इसी के अंदर हमने देखा था कि देर इज कॉन्टिनेंट फॉर्मिंग और ओशन ओशन और सॉरी ओरोजेनेटिक मूवमेंट और द माउंटेन फॉर्मिंग। इसी के अंदर हमने देखा था कि अपवर्ड मूवमेंट डाउनवर्ड मूवमेंट हो जाती है, टेंसेशनल यानी क्रैकिंग एंड फॉल्टिंग हो जाती है, और दूसरी साइड से हमारे पास ये आ जाती है कंप्रेशनल, दैट इज रैपिंग और फॉल्टिंग। तो हमने इस पूरे के पूरे पार्ट को हमने लास्ट लेक्चर में हमने खत्म कर लिया था, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, तो आज हम इसके अगले वाले पार्ट में चल रहे हैं। इस पूरे के पूरे लेक्चर को हमने खत्म कर लिया था। ठीक है, तो यही वाला चीज हमारी खत्म हो गई है लास्ट लेक्चर में। आज का जो हमारा लेक्चर चल रहा है वो सडन मूवमेंट के अंदर अर्थक्वेक्स और वॉल्केनोज के ऊपर हम आज का लेक्चर करेंगे कंसंट्रेट। और उसके जैसे अर्थक्वेक एंड वॉल्केनोज हो जाएगा, फिर हमारे पास वेदरिंग एंड इरोजन, दो ये हमारे पास छोटे छोटे से टॉपिक आ रहे हैं। यट टॉपिक छोटे हैं लेकिन इनसे क्वेश्चंस पक्का बनते हैं। ठीक है, तो ये दो टॉपिक्स हैं जो कि आगे आज हम डिस्कस करेंगे। तो अभी क्विकली चलते हैं हम अपने टॉपिक्स की तरफ। तो इसमें सबसे पहले जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो टॉपिक है आज यहाँ पे। ठीक है, अर्थक्वेक्स पे। तो यहाँ पे अर्थक्वेक की अगर मैं बात करता हूँ, देखो सिंपल सी बात, सबसे पहले मैं अगर मैं बात करूँ कि अर्थक्वेक होते क्या हैं, तो पहली चीज ये याद रखिएगा दोस्तों कि अर्थक्वेक का मतलब होता है जब कभी भी धरती जो है वो हिलना शुरू करे, देन वी विल बी कॉलिंग इट एज अ अर्थक्वेक। ठीक है, तो जब कभी भी वाइब्रेशंस हो, जब कभी भी धरती हिले, तो उसको हम कहेंगे एज एन अर्थक्वेक और ऑसिलेशन ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, अब ये होगा क्यों? इलास्टिसिटी और द आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट। ठीक है, थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसी होती है उस चीज को हम देखेंगे बाद में। लेकिन एक आता है कॉज्ड बाय द इलास्टिसिटी और आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट ऑफ द रॉक्स बीनीथ द सरफेस ऑफ द अर्थ। क्यों हो सकते हैं वो सारी की सारी, यानी अगर एक प्लेट है और ये दूसरी प्लेट इसके ऊपर ऐसे चढ़ के बैठी है, तो ये प्लेट नीचे आ जाएगी और दोनों की आपस में एडजस्टमेंट होगी, ऐसे कुछ एडजस्टमेंट होगी दोनों की आपस में, जिसकी वजह से ये बिल्कुल सेट आ जाएंगे। तो ये जो बिल्कुल सेट आ गए, तो ये वाइब्रेशन होगी, कंपन होगी, उस कंपन को आप अर्थक्वेक बोलोगे। अब ये दो प्लेट जो है आपस में ऐसे रगड़ क्यों खाएंगे और ये ऐसे सेट क्यों होंगे? इसके पीछे दो रीजंस हो सकते हैं। इधर इट कुड बी एंथ्रोपोजेनिक, यानी इंसान की वजह से ह्यूमन इंड्यूस्ड होंगे। ठीक है, या फिर दूसरी हो सकती है नेचुरल फैक्टर्स। नेचुरल फैक्टर्स के अंदर हम क्या बात करते हैं? हम बात करते हैं टेक्टोनिक मूवमेंट के अंदर। तो यहां से अगर हम देखते हैं तो एक्सोजेनेटिक मूवमेंट्स लाइक लैंडस्लाइड्स एंड ऑल। ठीक है, ह्यूमन इंड्यूस्ड में एंथ्रोपोजेनिक में हम क्या बात कर सकते हैं? यानी इट कुड बी एटॉमिक टेस्ट्स, बिल्डिंग डैम्स, माइनिंग, ड्रेजिंग, रोड बिल्डिंग, ड्रिलिंग। ये सारे के सारे इसी के अंदर आते हैं। एटॉमिक टेस्ट्स आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमन इंड्यूस्ड अर्थक्वेक। ठीक है, तो ह्यूमन इंड्यूस्ड अर्थक्वेक्स इसके अंदर आते हैं। द पॉइंट विद इन द अर्थ वेयर फॉल्टिंग बिगिंस इज कॉल्ड एज फोकस। अब यहां पर ये याद रखना कि जहां पर भी जहां से भी ये वाइब्रेशन शुरू होती है, तो उसको हम कहते हैं फोकस या फिर हाइपोसेंटर। तो अगर ये हमारे पास धरती का सरफेस है, इस सरफेस के एकदम बीनीथ जहां से शुरू हो रहा है, उसको हम कहते हैं एज अ फोकस। ठीक है, फोकस, या फिर इसको हम कहते हैं एज अ हाइपो सेंटर। तो हमारे पास पहली चीज जो आ गई उसको हम क्या कहेंगे? जहां से अर्थक्वेक शुरू हो रहा है उसको हम कहेंगे एज अ फोकस। फोकस के बिल्कुल एकदम सरफेस पे, नजदीक टॉप पे यहां पर। ठीक है, फोकस से बिल्कुल एकदम सरफेस के ऊपर जो होगा उसको हम बोलेंगे एज अ एपी सेंटर। एपी, CENTER, एपी सेंटर। तो हमारे पास एक एपी सेंटर आ गया। एपी सेंटर मतलब यहाँ के एकदम सरफेस पे। फोकस या फिर हाइपो सेंटर जहां से ये शुरू होगा,
उसको हम ये कहेंगे, ठीक है। अब जैसे जब कभी भी आपके पास अर्थक्वेक आता है तो उसको हम मेजर किस किस में करते हैं, तो इसको जब हम मेजर करते हैं तो इसको मेजर करते हैं 3 स्केल्स के ऊपर, हम इसमें भी कर सकते हैं। पहला आ जाता है रॉसी फोरेल स्केल। ये मेजर्स अर्थक्वेक बिटवीन 1 to 11 यूनिट्स। मर्कैली स्केल, इट्स एन एम्पेरिकल स्केल एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 12 यूनिट्स। और तीसरा आ गया रिक्टर स्केल। ये मैथमेटिकल स्केल है and which is a logarithmic scale, and it measures the intensity of earthquake from 0 to 9. For each unit increase in the Richter scale, the amplitude of earthquake wave increases by the factor of 10. Richter magnitude scale is a scale to measure magnitude of energy released by an earthquake. ठीक है। अब जब कभी भी आपके पास अर्थक्वेक आएगा तो अर्थक्वेक को हम मेजर करते हैं, उसकी इंटेंसिटी हम मेजर कर रहे हैं थ्रू रिक्टर स्केल। अब यहाँ पर जहां कहीं कहीं पर भी आप सपोज करिए ये आपका धरती का सरफेस है और यहां पर हमारे पास क्या है, फोकस। यहां से जैसे यहां से फोकस है और ये हमारे धरती का कोर होगा, ठीक है, और ये इनर कोर होगा। तो ये जो फोकस है, इस फोकस से आपकी वेव्स निकलती हैं, यानी वो कंपन जो निकलते हैं, वो वाइब्रेशन दो टाइप के वाइब्रेशन हो सकते हैं। एक वाइब्रेशन आपका वो वाला वाइब्रेशन होगा जो सरफेस के ऊपर ऐसे चलेगा, ठीक है, और दूसरा जो वाइब्रेशन होगा वो धरती के अंदर आ जाएगा। तो हमारे पास दो टाइप की वाइब्रेशन आई। एक वाइब्रेशन आई हमारी सरफेस के ऊपर ऐसे, ठीक है, और दूसरी वाइब्रेशन जो आई हमारे पास वो वाइब्रेशन आई है धरती के अंदर। तो ये दो टाइप की वाइब्रेशन आती है। जो ये ऊपर हमारे पास वाइब्रेशन आई, इन वाइब्रेशंस को हम कहते हैं एज अ सरफेस वेव्स। इन वेव्स को हम क्या कहेंगे, सरफेस वेव्स। और जो बॉडी के अंदर चलेगी उनको हम कहते हैं एज अ बॉडी वेव्स। तो हमारे पास दो टाइप की वेव्स आ गई, एक आ गई हमारे पास सरफेस वेव्स और एक आ गई हमारे पास बॉडी वेव्स। अब सरफेस वेव्स जो है इसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं इनटू लव वेव्स एंड रैले वेव्स। इनको हम क्या बोलेंगे, लव वेव्स या फिर रैले वेव्स, ठीक है। और ये जो बॉडी वेव्स है इसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं इनटू प्राइमरी वेव्स एंड द सेकेंडरी वेव्स, यानी पी वेव्स और एस वेव्स। तो हमारे पास ये जो अंदर की वेव्स है इसको हम बोलेंगे एज अ पी वेव्स या एस वेव्स, और जो सरफेस की वेव्स है उसको हम बोलेंगे लव वेव्स या फिर रैले वेव्स। इसके बाद जो ये बॉडी वेव्स हैं, ठीक है, इन बॉडी वेव्स को, ये जो प्राइमरी वेव्स हैं बॉडी वेव्स में, जैसे अभी हमने देखा कि बॉडी वेव्स है, बॉडी वेव्स के अंदर जो प्राइमरी वेव्स है इसको सबसे पहले हम उठा रहे हैं। अब इन प्राइमरी वेव्स में क्या होता है, दीज आर लॉन्गिट्यूडनल और कंप्रेशनल वेव्स, ठीक है। तो ये कंप्रेशनल वेव्स है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द वेव। तो जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है उसी डायरेक्शन में इसके वाइब्रेशन भी होगा। P waves move faster and are first to arrive at the surface। याद रखना जो प्राइमरी वेव्स हैं वो सबसे तेज होंगी और सबसे पहले सरफेस पे आएंगी। दीज वेव्स आर ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी। तो ये जो वेव्स हैं ये कौन सी होंगी, हाई फ्रीक्वेंसी की वेव्स होंगी। दे कैन ट्रेवल इन ऑल मीडियम। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो प्राइमरी वेव्स हैं दे कैन ट्रेवल इन द सॉलिड्स, इन लिक्विड्स, और दे कैन ट्रेवल and थ्रू in gases. गैसेस, यानी तीनों के तीनों में वो वेव्स जा सकती हैं। देयर वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन शेयर स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल, यानी जैसा मटेरियल होगा। अब यहाँ पे ये वाला पॉइंट है जो कि इसका इंपॉर्टेंट है। शेडो जोन फॉर प्राइमरी वेव्स इज एन एरिया कॉरस्पॉन्डिंग बिटवीन 103 एंड 142 डिग्री। इस लाइन को याद रखिएगा। अभी देखते हैं हम आगे क्या है, ठीक है। आगे चलते हैं सेकेंडरी वेव्स। सेकेंडरी वेव्स की अगर हम बात करते हैं कि दीज आर ट्रांसवर्स और द डिस्टॉर्शन वेव्स, रिपल्स, ये थोड़ा लेट आती हैं प्राइमरी वेव से। और यहां इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इट कैन नॉट पास थ्रू लिक्विड्स और गैसेस। तो ये लिक्विड्स और गैसेस से पास नहीं करती। ट्रेवल एट वेरिंग वेलोसिटीज थ्रू द सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट मेंटल। द शेडो जोन एस of S waves extend almost halfway around the globe from the earthquake's focus। तो इसका जो है ये तकरीबन 103 डिग्री से 103 डिग्री के बीच में शेडो जोन रहता है, ठीक है। तो अभी हमारे पास दो वेव्स होगी। पहली वेव आ गई प्राइमरी वेव विच कैन पास थ्रू सॉलिड लिक्विड्स एंड गैसेस। दूसरी वेव आ गई बॉडी वेव हमारी, उसको हम कहते हैं एज अ सेकेंडरी वेव। उसके बाद दूसरी आ गई हमारे पास वेव सरफेस वेव। अब ये जो सरफेस वेव्स है इनको हम डिवाइड कर देते हैं दो पार्ट्स में। ईदर इट कुड बी लव वेव्स या फिर इट कुड बी रेले Really वेव्स। waves. लव वेव्स जो है इट इज नेम्ड आफ्टर द इंडिविजुअल नेम्ड एज
AEH लव, ब्रिटिश मैथमेटिशियन है वो, ठीक है। इट इज फास्टेस्ट सरफेस वेव एंड मूव्स ग्राउंड टू ग्राउंड फ्रॉम साइड टू साइड, ठीक है। तो लव वेव्स जो है वो साइड टू साइड मूव करती हैं ऐसे कांपती हुई, ठीक है। लेकिन जो रेले वेव्स हैं वो ऐसे करके मूव कर रही है, ठीक है। तो रेले वेव्स रोल्स अलोंग द ग्राउंड जस्ट लाइक अ वेव रोल्स ऑन द लेक और एन ओशन, ठीक है। तो हमारे पास एक रेले वेव्स आ गई और एक आ गई हमारे पास ये लव वेव्स। तो हमारे पास दो वेव्स आ गई इसके अंदर। अब इन दोनों की वजह से हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास डिस्ट्रक्शन होती है वर्ल्ड में। जहां कहीं पर भी प्लेट्स आपस में कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री होगी, यानी एक प्लेट बाउंड्री दूसरी प्लेट बाउंड्री से ऐसे टकरा रही होगी, तो जहां कहीं पर भी कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री होगी वहां पर हमेशा डिस्ट्रक्शन यानी अर्थक्वेक्स और वॉल्केनोज की बहुतायत होगी। तो यहां पर अगर आप देख रहे हो ये है पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन के अगर आप यहां पर देख रहे हो तो ये जितना भी रीजन, ये रॉकीज वाला रीजन हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद ये सेंट्रल अमेरिका हो गया, सॉरी रॉकीज नहीं, एंडीज, एंडीज वाला रीजन हो गया, ये सेंट्रल अमेरिका हो गया, और ये रॉकीज वाला रीजन हो गया नॉर्थ में, ये वाला। फिर उसके बाद ये अलास्का से नीचे वाला रीजन सारा, और फिर ये जापान वाली साइड देखो कितना ज्यादा यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पर अर्थक्वेक्स आएंगे। तो ये सारा का सारा यस जो रीजन है कि ये अर्थक्वेक प्रोन रीजन है, और इसी को हम कहते हैं एज अ पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, ठीक है। अब यहां पे हम बात कर रहे थे यार 103 डिग्री से 103 डिग्री, तो यहां पर ये जो प्राइमरी वेव्स हैं हमने बात की, दे कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड्स लिक्विड्स एंड गैसेस। तो अगर यहां पर फोकस है तो यहां से ये वेव्स चलेंगी, और ये वेव्स हमें धरती की दूसरी तरफ भी, यहां पर अगर आपकी ऑब्जर्वेशन है तो यहां पर भी आपको मिल जाएंगी, ठीक है। लेकिन सेकेंडरी वेव्स जो है वो ट्रांसवर्स वेव्स एंड दे कैन पास थ्रू ओनली सॉलिड्स, तो वो यहां से निकलेंगी, और बस इस पूरे के पूरे रीजन में आपको कहीं पर भी वो वेव्स नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी यहां पर वेव्स? क्योंकि ये शेडो जोन है, और ये जो है वो इसका शेडो जोन है, ठीक है। ये क्यों शेडो जोन है? बिकॉज दीज वेव्स कैन ओनली पास थ्रू, ठीक है, दीज वेव्स कैन ओनली पास थ्रू सॉलिड्स। यहां पर हमारा कोर जो है, ये कोर जो होता है ये कोर लिक्विड होता है, आउटर कोर सेमी सॉलिड रहता है, ठीक है। और इनर कोर जो है वो सॉलिड होता है। ये वाला जो कोर है वो लिक्विड होता है बाहर का। अब ये बाहर का जो कोर लिक्विड है, इसकी वजह से ये जो वेव्स हैं इस लिक्विड से क्रॉस नहीं कर पाती, हेंस देयर इज अ शेडो जोन, यानी आपको इस तरफ में कोई भी वेव नहीं मिलेगी। वेयर एज अगर मैं बात करता हूं इस तरफ, तो यहां पर हमारे पास क्या होता है, यहां पर हमारे पास ये जो वेव्स हैं दे कैन पास थ्रू सॉलिड लिक्विड्स एंड गैसेस, लेकिन उसकी वजह से फिर ये शेडो जोन क्यों बनता है? अब ये उसकी वजह से शेडो जोन इसलिए बनता है दोस्तों, क्योंकि जो वेव्स हैं ये वेव्स अपना मीडियम चेंज कर रही हैं। जै, जैसे यहां से अगर हम बात करते हैं तो ये वेव्स निकली, अंदर जो है वो सॉलिड है, बाहर जो है वो लिक्विड है, तो इसका मीडियम चेंज हुआ फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, सो दे विल ईदर बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, जिसकी जिसकी वजह से यहां पर इन दो जगहों पे ये हो जाता है, ठीक है। समझ गए? यस सर। यस सर। अब ये अब यहां पर इंडिया में अगर हम अर्थक्वेक्स को देखें तो हमने इंडिया को भी जोन्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। अब यहां पर क्या कर दिया हमने, जोन 1, जोन 2, जोन 3 और जोन 4 कर दिया डिवाइड। अब ये जो ब्लू कलर का रीजन है जितना भी, ये सारा का सारा रीजन जो है ये जोन 1 है, ठीक है। अब ये ब्लू कलर का जितना भी रीजन जोन 1 है, इसका मतलब ये है कि यहां पर कभी भी अर्थक्वेक आने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल कम है, ठीक है। ओके सर। लेकिन ये जो इसके साथ साथ ये येलोइश सा रीजन आता है, ये वाला ऑरेंज, ठीक है, ये वाला जो रीजन है इस रीजन में अर्थक्वेक आने की प्रोबेबिलिटी इस ब्लू से ज्यादा है, ठीक है। और यहां से अंडमान निकोबार से ये जो पूरा रीजन है ऐसे करके, यहां से एक वो फॉल्ट है एक, ठीक है, जो यहां से हिमालय का फॉल्ट है, ठीक है। अब ये हिमालयन फॉल्ट है, इस हिमालयन फॉल्ट के नीचे जितना भी रीजन होगा वो सारा का सारा अर्थक्वेक प्रोन रीजन है। तो उसकी वजह से अगर हम देखें तो ये जो सारा का सारा है यहां पर अर्थक्वेक्स आएंगे, ये जो ऑरेंज है, ये जो यहां पर रेड है, यहां पर भी सारे के सारे अर्थक्वेक आएंगे ये वाले रीजन में,
ठीक है, तो ये हाईएस्ट प्रोन रीजन है। यानी अगर आप नॉर्थ इंडिया को देख रहे हो तो ये पूरा का पूरा नॉर्थ इंडिया जो है इट इज अर्थक्वेक प्रोन एरिया। यहाँ पे कभी भी अर्थक्वेक आ सकते हैं। और ये तो ये वाला मस्टर्ड से ऊपर वाला जो कलर है वो ऑरेंज कलर है वो है, और ये जो मरून वाला कलर है यहाँ पर तो बहुत ज्यादा अर्थक्वेक आ सकते हैं। तो यहाँ पर जब भी अर्थक्वेक आते हैं तो इन्हीं रीजन्स में ज्यादातर आते हैं अगर आप देखोगे। तो ये हमारे पास जोन 4 में आता है, ठीक है। और ये जो है ये हमारे पास जोन 3, तो ये दिल्ली से ऊपर वाला जितना भी रीजन है सारा जोन 3 में है। क्यों? क्योंकि ये हिमालयन उसके ऊपर आता है, ठीक है। ये था हमारा एक टॉपिक अर्थक्वेक्स का। अब इसी के साथ आगे चलते हैं तो हमारे पास दूसरा टॉपिक आता है, उसको हम कहते हैं वॉल्केनोस। अब वॉल्केनोस को मैं अलग अलग वे से हम डिफाइन करते हैं, लेकिन कुछ वैसे मैं बात कर देता हूँ। जनरल डेफिनेशन अगर वॉल्केनोस की मैं बात करूं तो वो आता है बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी। यानी वॉल्केनो कुड बी एक्टिव वॉल्केनो, इट कुड बी डोरमेंट वॉल्केनो, और इट कुड बी एन एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। ठीक है, एक्टिव वॉल्केनो वो है जो फटता जा रहा है, फटता जा रहा है, फटता जा रहा है, फटता जा रहा है, ठीक है, उसको कहते हैं एक्टिव वॉल्केनो। डोरमेंट वॉल्केनो वाला वॉल्केनो जो किसी टाइम फटा था, अब दोबारा फटेगा लेकिन उसका हमें पता नहीं है कब जैसे फट जाएगा। तो 30 साल की ड्यूरेशन के अंदर वो फटना चाहिए, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज डॉर्मिंग। और एक्सटिंक्ट वॉल्केनो ये है कि जो कभी फटा होगा, दोबारा उसका फटने का कोई स्कोप नहीं है, तो उसको हम कहते हैं एक्सटिंक्ट या फिर डेड वॉल्केनो। इसकी मोड्स ऑफ इरप्शन कौन से आते हैं? सेंटर टाइप हो सकता है, यानी सेंटर से बाहर की तरफ वॉल्केनो निकल रहा हो, वैसा कुछ हो गया। फीजर टाइप हो सकता है, फीजर होता है दरार। तो फीजर टाइप क्या हो सकता है? फीजर टाइप ऐसे करके आपके पास कोई दो वॉल्केनोज हैं, ऐसे दो प्लेट्स हैं, उन दो प्लेट्स के ऊपर से ऐसे करके पूरा का पूरा एक वॉल्केनो अंदर से लावा निकला, और वो लावा इस पूरे के ऊपर ऐसे फैल गया। तो जब कभी भी लावा ऐसे इसके ऊपर फैल जाएगा तो उसको हम कहेंगे फीजर। इसका मैं बेस्ट एग्जांपल ऐसे भी दे सकता हूं कि अगर कई बार आपने दीवार में देखा हो, दीवार में सीलन आती है, तो वो सीलन क्या है? कहीं ना कहीं क्रैक है, क्रैक से पानी निकल रहा है और यहाँ पर रिस जाता है। तो वो जो एरिया है उसको हम कहते हैं एज अ फीजर इरप्शन, ठीक है। फीजर इरप्शन के अंदर हम एक और बात करते हैं कि ये जो फीजर इरप्शन है ये इंडिया की अगर आप बात करते हो तो इंडिया में महाराष्ट्र वाली साइड पे जहां पे भी ब्लैक सॉइल है, ठीक है, रेगूर सॉइल जिसको हम कहते हैं, तो ये पूरा का पूरा रीजन जो है, यहाँ इस पूरे के पूरे रीजन में आपके फीजर इरप्शन हुई है, क्रैक्स पड़े हुए थे, और उन क्रैक्स की वजह से जो इरप्शन हुई इसको हम कहते हैं जो फीजर इरप्शन। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है कार्लडेरा। कार्लडेरा क्या होता है? कार्लडेरा का मतलब ये होता है कि यार अगर ये हमारे पास एक मैग्मा चैम्बर है, कार्लडेरा को मैं समझा दूं, ये हमारे पास एक मैग्मा चैम्बर है, यहां से पूरा का पूरा वॉल्केनो फट गया, और फटने के बाद वो बाहर निकला और ऐसे करके आ गया, ठीक है, ऐसे करके, ऐसे। अब पूरा का पूरा बाहर आके निकल गया और यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पर अंदर वाला जो एरिया है वो सारा का सारा खाली रह गया। अब ये इतना कमजोर हो जाता है कि ऊपर से ये नीचे की तरफ ऐसे गिर जाता है, ऐसे, और एक कटोरी नुमा सा शेप बन जाती है। तो ये जो शेप, जो एक कटोरी नुमा सी शेप बनती है, इसको हम कहते हैं एज अ कार्लडेरा, ऐसे, ठीक है। ये काफी जगह हमें मिलता है, मणिपुर में भी हमें कई जगह देखने को मिलता है कार्लडेरा। पैटर्न ऑफ इरप्शंस, पैटर्न ऑफ और मोड ऑफ इरप्शंस की वजह से अगर हम देखें तो ज्यादातर ऐसा भी होता है कि जो वॉल्केनो जहां पे इरप्ट कर रहा है उसको हम वहां का नाम दे देते हैं। अगर कोई वॉल्केनो हवाई वाली साइड पे इरप्ट कर रहा है तो उस टाइप के वर्ल्ड में कहीं पर भी वॉल्केनो इरप्ट कर रहे होंगे तो हम उसको उसी का नाम दे देंगे, जैसे इट इज अ हवाइयन इरप्शन, या फिर आइसलैंडिक इरप्शन। वैसे ही अगर हम बात करते हैं, अगर कोई वॉल्केनो स्ट्रेम्बोली में हो, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे एज स्ट्रेम्बोलियन इरप्शन। अगर कोई वॉल्केनो वल्केनियन में हो तो उसको हम कहेंगे वल्केनियन इरप्शन। तो ये वॉल्केनो जहां पे इरप्ट कर रहे हो हम इसको वहां का नाम हमेशा देते हैं। अब हवाइयन इरप्शन इज कॉल्ड और द आइसलैंडिक और इरप्शन। अब हवाइयन इरप्शन या आइसलैंडिक इरप्शन में दोस्तों देखो, ये जो ऑन द मोड ऑफ पैटर्न, मोड ऑफ इरप्शन है, इसके ऊपर एक चीज याद रखना कि यार ये जितने भी वॉल्केनोज हैं, जितने भी वॉल्केनोज फट रहे हैं, ठीक है, इनके अंदर जो लावा है उसी के ऊपर इनकी कैटेगराइजेशन है कि इनका लावा कितना थिक है, ठीक है। इट इन्वॉल्व इफ्यूसिव आउटपोरिंग ऑफ बेसाल्ट लावा फ्रॉम द क्रेटर्स। यानी अगर मैं बात करता हूं आइसलैंडिक की, तो ये प्लेट इस तरफ चलेगी, ये प्लेट इस तरफ चलेगी, बीच में यानी ये दोनों की दोनों जो है डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज हैं, तो यहां से लावा निकलेगा और यहां पर फैल जाएगा। जैसे अभी भी मैंने फीजर इरप्शंस की बात की थी, तो जहां कहीं पर भी वैसा कुछ हो
तो उसको हम कहते हैं एज आइसलैंडिक लावा। अ सिंगल फ्लो स्प्रेड्स वाइडली ओवर ओपन स्लोप्स और फ्लोज डाउन द वैली एज अ लार्ज रिवर, ऐसे करके कहीं पर भी फैल जाए तो उसको हम वही कहते हैं। ठीक है। लिटिल गैस और टेफरा यानी इसका जितना भी रेजिडुअल पार्ट होता है इज प्रोड्यूस्ड, दीज volcanoes erupt quietly within thin lava and little amount of gas. Examples: Great Basalt Plateaus of Colombia and Iceland. दूसरा, Strombolian eruption. In this case, more viscous lava is ejected upward. ठीक है, यहां पर लावा कितना है, थोड़ा और विस्कस है। ठीक है। एंड फाउंटेन लाइक फैशन फ्रॉम द लावा लेक इन द क्रेटर एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ 15 मिनट्स, तो हर 15 मिनट के बाद ये फटता रहेगा। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे एज अ स्ट्रेम्बोलियन टाइप ऑफ इरप्शन। तो स्ट्रेम्बोलियन टाइप ऑफ इरप्शन के अंदर क्या होता है, हर 15 मिनट के बाद इरप्शन होती जाती है। दीज वेलो वॉल्केनोज इरप्ट इन अ रिदमिक फैशन with regular intervals. Stromboli lies in the Lipari Islands near आइलैंड। इस वॉल्केनो को हम एक और नाम से भी जानते हैं, पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन, व्हाट इज कॉल्ड एज द लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन। ठीक है, उसके बाद वोल्केनियन, अगर इसका लावा और थोड़ा मतलब विस्कस हो जाएगा, ठीक है, द लावा, उसकी वजह से क्या होगा, इट फिल्स द क्रेटर। अब अगर वॉल्केनो है, अगर मैं बात करता हूं ये है वॉल्केनो, तो इस वॉल्केनो का जो मुहाना है, इस मुहाने को हम कहते हैं एज अ क्रेटर, CRATER, क्रेटर। इसकी जो पाइप है, इस पाइप को हम कहते हैं वेंट, और जहां से लावा निकल रहा है नीचे से, इसको हम कहते हैं मैग्मा चैम्बर। मा चैम्बर। तो molten lava which fills the crater solidifies and is explosively ejected as a great cauliflower cloud of dark tephra. These volcanoes erupt with high intensity and force. They have viscous lava which solidifies quickly and resulting in the cauliflower cloud. ठीक है। उसके बाद आ जाओ पीलियन इरप्शन। पीलियन इरप्शन की बात करते हैं अगर हम, दिस टाइप ऑफ इरप्शन इज अ रिजल्ट ऑफ वेरी विस्कस। ये लावा थोड़ा और विस्कस हो जाएगा, यानी हम लेवल्स की बात करें धीरे धीरे कि ये कितना विस्कस होता जा रहा है। तो जैसे ही और विस्कस लावा हो जाएगा, ठीक है, तो हमारे पास पीलियन टाइप ऑफ इरप्शन आ जाएगी। विस्कस हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये जो है यहाँ पर बिल्कुल ही, यानी इसको रिम को भर देगा, और रिम से फिर लावा नहीं निकलेगा, फिर साइड साइड से वो दीवार से मतलब फाड़ के, मतलब वेंट के साइड साइड से निकलना शुरू होगा, तो उसको हम कहेंगे एज अ दिस पिलियन टाइप ऑफ वॉल्केनो। ठीक है, तो ये हमारे पास इस वे से भी वॉल्केनोज आ जाते हैं। वॉल्केनोज को हम कई बार ऐसे भी कैटेगराइज कर लेते हैं यार, इधर इट कुड बी सिंडर कोन, कॉम्पोजिट वॉल्केनोज, शील्ड वॉल्केनोज और लावा वॉल्केनोज। ठीक है, सिंडर कोन्स क्या होते हैं, a circular or oval cones made over small fragments of lava from the single vent, ठीक है, that have been blown up. Cinder cones result from the eruption of mostly small pieces. Most cinder cones erupt only once, and cinder cones may form a flank of vents, larger volcanoes, etc. टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज, कंपोजिट वॉल्केनो कौन से होंगे, कंपोजिट वॉल्केनोज आर स्टीप साइडेड वॉल्केनोज, पेपर में आया हुआ है, एंड कंपोज ऑफ मेनी लेयर्स ऑफ वॉल्केनोज यूजली मेड फ्रॉम हाई विस्कस लावा। तो अगर हाई विस्कस लावा होगा उसकी वजह से जो बनेगा हमारी लेयर बाय लेयर, उसको हम बोलेंगे एज अ कंपोजिट लावा। ठीक है, वॉल्केनो। और तीसरा आ गया हमारा शील्ड वॉल्केनो। शील्ड एज अ नेम सजेस्ट, पुराने जमाने में जो लोग ढाल यूज किया करते थे, ऐसे करके अगर हम ढाल की बात करते हैं, तो पुराने जमाने में ये जो लोग ढाल यूज किया करते थे, ऐसे करके जो वॉल्केनो बनेंगे, उन वॉल्केनोज को हम कहेंगे शील्ड वॉल्केनो। दे जनरली डू नॉट एक्सप्लोड कैटास्ट्रोफिकली सिंस लो विस्कोसिटी मैग्मा इज टिपिकली लो इन सिलिका। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाओ लावा डोम्स। लावा डोम्स आर फॉर्म्ड व्हेन द इरप्टिंग लावा इज टू थिक and make steep sided mound as a lava piles near the volcano vent। ठीक है, तो ये ऐसे करके अगर आपका बनता है तो उसको हम कहते हैं दिस टाइप ऑफ लावा डोम्स। ठीक है, तो ये वॉल्केनो के हमारे पास ये आ गया। ठीक है, सो इट कुड बी अ शील्ड वॉल्केनो। शील्ड वॉल्केनो के अंदर हमारे पास ऐसे शील्ड्स बनती है। स्ट्रेटो वॉल्केनो के अंदर हमारे पास ऐसी चीजें भी निकलती, तो इसको हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कई कई टाइप से हम वॉल्केनो को देख सकते हैं। इसी के अंदर एक और टॉपिक आता है दोस्तों, वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स। ठीक है, कि ये जमीन के अंदर भी, इनके अंदर इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स बनते हैं। ठीक है, अब वॉल्केनो जो इसके अंदर इसकी इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स बनते हैं, अगर आप किताबों में देखोगे तो यार ऐसे करके कुछ चल रहा है। मैं इसको सिर्फ एक ही डायग्राम से 2 मिनट में आपको समझा देता हूं ताकि क्लियर रहे। ठीक है, अब यहां पर इस फोटोग्राफ को देखिएगा। इस फोटोग्राफ में अगर आप इसको समझ रहे हो,
तो यहां पर जहां कहीं पर भी लावा अंदर होगा तो उसको हम कहेंगे एज अ बैथोलिथ। तो जब कभी भी लावा अंदर होगा वी विल बी कॉलिंग इट एज अ बैथोलिथ। बैथोलिथ मतलब जितना भी लावा अंदर इकट्ठा हुआ है। अब इसके अंदर पाइप्स चलती हैं, ठीक है, पाइप चलती है, मतलब यहां से ये जो बैथोलिथ वाली लावा है इसको कहीं ना कहीं बाहर लेके चलते हैं, लैकोलिथ। ठीक है। तो यहां से इससे जो पाइप ऊपर की तरफ निकली, ऐसे वर्टिकल पाइप, उसको कहेंगे डाइक, ठीक है। और जो ऐसे करके वो निकली उसको कहेंगे सिल। तो हमारे पास दो टाइप की आ गई पाइप, एक आ गई खड़ी पाइप, खड़ी पाइप को हम कहेंगे डाइक, और जो लेटी हुई पाइप है उसको कहेंगे सिल। ये डाइक होगी, ये सिल होगी, ये सिल होगी, ये डाइक होगी। तो इन पाइप्स को ऐसे मिलेंगे। फिर कटोरी नुमा, अगर कोई हमें ऐसा फीचर मिले, ये कटोरी नुमा ऐसे, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे एज अ लैकोलिथ, ठीक है। तो हमारे पास अगर कोई भी ऐसा कोई कटोरी नुमा कोई भी चीज मिले तब उसको कहेंगे हम लैकोलिथ। और अगर उल्टी कटोरी टाइप मिले कुछ ऐसे तो उसको कहेंगे हम लैकोलिथ। बस ये याद रखिएगा। सर पेपर में। हाँ जी, पैथोलिथ क्या होता है सर? हाँ जी। पैथोलिथ। बैथोल बैथोलिथ होगा जो पैथोलिथ। जो बैथोलिथ होता है वो सारा का सारा इसका बेस होता है, जहां पे नहीं नहीं सारा सर, का सारा पैथो इकट्ठा है। पैथो। पैथोलिथ आई डोंट नो कि कहाँ से पैथोलिथ, मुझे चेक करना पड़ेगा, फिर मैं बता देता हूँ पैथोलिथ का है। वैसे पैथोलिथ कहाँ पढ़ा आपने? सर वो उसमें सर 5 टाइप्स थे ना। बैथोलिथ, लैकोलिथ, लैपोलिथ, सिल्क, डाइक और पैथोलिथ। पैथोलिथ चेक करिएगा, इग्नियस रॉक्स के। स्पेलिंग चेक करिएगा जरा, फैकोलिथ ना हो। नहीं सर, पैथो था, पी। हाँ, फैको PHA, हाँ ठीक है। जी। बाकी मैं चेक करके बता दूंगा। वो जो आप फैकोलिथ की बात कर रहे हो वो ऐसे करके साइन कर्व है, इसकी बात कर रहे हो आप शायद, ये, ओके। ठीक है, ऐसे साइन कर्व है, ठीक है। बाकी देख लेंगे अगर इसके अलावा कुछ और होगा तो, ठीक है। ये लेकोलिथ आ गया, ये डाइक आ गया, एलसीएल आ गया, और ये आ गया फैकोलिथ। समझ गए? वॉल्केनोज में सिर्फ इतना ही करना है हमें कि ये है। इसके बाद हमारे पास आगे चले तो हमारे पास अगला टॉपिक आ जाएगा।